Viewers, I hope that you all are well and doing well. Today we talk about the advent of modern physics or failure of classical physics. Let's start. जिस वक्त हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं तो इसमें मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स और चार्जलेस बॉडीज की स्टडी का देखा जाता है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एक वायर है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी बहुत कम है, तो उनके मोशन को हम स्टडी करना चाहते हैं। और चार्जलेस बॉडीज, अर्थ है, अदर प्लैनेट्स हैं, मून है और चार्जलेस बॉडीज हैं, इस अर्थ पे मौजूद हैं दो बॉडीज, उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो ये सारा कुछ क्लासिकल फिजिक्स पे हम करते हैं। और जिस वक्त हम फिजिक्स शुरू करते हैं तो हम क्लासिकल फिजिक्स से शुरू करते हैं, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के लॉज सिंपल है और इसी मैथमेटिक्स से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस हवाले से फिर क्लासिकल फिजिक्स के फंडामेंटल्स को देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स एक्चुअल न्यूटोनियन फिजिक्स है, जिसमें न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुतालिक बात की जाती है। तकरीबन पूरी की पूरी 19th सेंचुरी में क्लासिकल फिजिक्स को पढ़ने में काम हुआ है, इसलिए इसको फिजिक्स ऑफ 19th सेंचुरी भी कहा जाता है। इस सेंचुरी में या क्लासिकल फिजिक्स में जिन लोगों ने काम किया उनमें से कुछ नाम ये हैं, कूलम, जिसके नाम पे वेल नोन कूलम्स लॉ है। हम वो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन की बात करते हैं, ये एक बेस थी। फिर इसी काम को आगे बढ़ाया गॉस ने, वोल्टा ने और बाकी लोग आए। तो बहरहाल कूलम एक बड़ा नाम है। इसके बाद फिर हम यहाँ फैराडे का नाम है, फैराडे ने काम किया और एक्चुअल फैराडे ने ऑर्स्टेड के काम को आगे बढ़ाया। ऑर्स्टेड ये बात कर चुका था कि एक इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ऑर्स्टेड ने जो आइडिया दिया था उसके रिवर्स सोचा माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने, और उन लोगों ने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करके एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर लें। तो इसमें बहरहाल वो लोग कामयाब हो गए। तो माइकल फैराडे का ये एक बड़ा काम है। क्वेंटिच ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से पहले दो मैसेज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से न्यूटन कर चुका था। इसके अंदर कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, जिसको एक्सपेरिमेंटली मेजर किया था क्वेंटिच ने, और ये भी एक बड़ा नाम था। फिर हम ओहम की बात करते हैं। अगर एक वायर में से करंट आई फ्लो कर रहा है, जिसके एंड्स के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है और वायर की रेजिस्टेंस अगर R है, तो इन तीन क्वांटिटीज़ के दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप किया ओहम ने। एम्पेयर ने हमें बताया कि एक वायर के गिर्द पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड वायर की ज्योमेट्री पे कैसे डिपेंड करता है। और हेनरी ने इंडक्टेंस के हवाले से और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो लॉज थे और बाकी चीज़ें, इनके मुतालिक उसने बात की थी। और हेनरी का काम भी बहरहाल एक बड़ा काम था, इसलिए इंडक्टेंस के जो यूनिट थे, चाहे वो सेल्फ इंडक्टेंस है या म्यूचुअल इंडक्टेंस है, वो हेनरी के नाम पे हेनरी रखे गए। ये चंद एक मैंने नाम बताए हैं, ये बड़े नाम थे अपने वक्त में और इन लोगों ने बहुत काम किया, कोई शक नहीं। यहाँ पे हम फिर फैराडे की तरफ आते हैं। माइकल फैराडे का एक्चुअल ये जिस वक्त हम इस डिटेल को देख रहे हैं तो ये सिर्फ एक आपको इंट्रोड्यूस करवाना है, अदरवाइज़ इनके जो काम हैं उनकी डिटेल बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा इन लोगों ने इस क्लासिकल फिजिक्स के फील्ड के अंदर काम किया। जैसे माइकल फैराडे की बात करते हैं तो माइकल फैराडे के ज़हनी नुक्ता रस ने एक्चुअल हमें एक चार्ज के गिर्द मौजूद फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया और उस फील्ड को
एक ज्योमेट्री से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसने लाइंस ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया कि लाइंस ऑफ फोर्स से हम एक चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड को और एक मैग्नेट के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक बड़ा काम था माइकल फैराडे का, क्योंकि इन्हीं लाइंस पे चलते हुए फिर माइकल फैराडे के स्टूडेंट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने, जो कि स्कॉटलैंड का एक मैथमेटिशियन था, फैराडे के लॉज को एक मैथमेटिकल शेप दी। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दरमियान ताल्लुक को सामने रखते हुए हमें एक ऐसा सेट ऑफ इक्वेशन दिया कि जिसकी बुनियाद पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वजूद की पेशगोई की गई। और बहरहाल फिर ये एक बड़ी सक्सेस थी क्लासिकल फिज़िक्स की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनके वजूद की पेशगोई जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के सेट ऑफ इक्वेशन की बुनियाद पे की गई थी, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लेबॉर्ट्री के अंदर हर्ट्ज़ ने पैदा कर लिया। और इससे एक्चुअल उस वक्त लाइट के नेचर के मुतालिक दो स्कूल ऑफ थॉट जो मौजूद थे उनमें डिफरेंस कम हुआ। दो स्कूल ऑफ थॉट में एक न्यूटन स्कूल ऑफ थॉट था, उसका ये कहना था कि लाइट पार्टिकल पे मुश्तमिल है, लाइट की एक पार्टिकल नेचर है। लेकिन ये पार्टिकल नेचर वो नहीं थी जिसकी बात मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जाके हम करते हैं, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फिर उससे आगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आइंस्टाइन बात करता है और बाद में कॉम्पटन ने बात की और बाकी लोग चले और फिर वहाँ से लाइट की एक पार्टिकल नेचर आई। ये पार्टिकल नेचर और तरह की पार्टिकल नेचर थी, जैसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। उसका ये मानना था कि न्यूटन का ये कहना था कि इस तरह के पार्टिकल जो हैं ये लाइट सोर्स से एमिट होते हैं और मीडियम के अंदर ट्रैवल करते हैं। और उन्होंने फिर मीडियम भी एक सपोज किया था कि वो ईथर एक मीडियम है जिसके अंदर ये ट्रैवल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक हाइजन स्कूल ऑफ थॉट था जिनका ये मानना था कि लाइट पार्टिकल पे मुश्तमिल नहीं है बल्कि वो वेव्स पे मुश्तमिल है। तो जिस वक्त हर्ट्ज़ इस बात में कामयाब हो गया कि उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जिसकी बात जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने की थी, उसको लेबॉर्ट्री के अंदर प्रैक्टिकली प्रोड्यूस कर लिया, तो यहाँ से हाइजीन की बात जो थी वो ज़्यादा क्लियर हो गई। और बाद में एक वक्त ऐसा भी आया कि न्यूटन के इस थिंकिंग को बिल्कुल छोड़ दिया गया। तो बहरहाल ये लोग थे जिन्होंने क्लासिकल फिज़िक्स में काम किया। लेकिन जब हम बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी की बात करते हैं तो 20वीं सदी की शुरू में यक्के बाद दीगरे कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए कि जिन्होंने क्लासिकल फिज़िक्स की बुनियादों को हिला कर रख दिया। इनमें से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स वो थे जिनका ताल्लुक माइक्रोस्कोपिक लेवल से था। फिर वो ख्यालात जो माइकल मोर्ले ने दिए, बोहर ने, मैक्स प्लांक ने, आइंस्टाइन ने, डी ब्रॉय ने, हाइजेनबर्ग ने, इन्होंने एक नई फिज़िक्स की बात की। हम मजबूर हुए कि क्लासिकल फिज़िक्स को हम छोड़ दें और एक नई फिज़िक्स की बात करें। मसलन माइकल मोर्ले ने जो काम किया, कहा जाता था उस वक्त कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है और मीडियम ईथर है। ईथर के मुतालिक बड़ी अजीब व गरीब बातें उस वक्त के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने वाबस्ता कर ली थी। तो ईथर को डिटेक्ट करने के लिए माइकल मोर्ले ने एक्सपेरिमेंट किया और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि ईथर नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। एक्चुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनको अपने ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। बोहर ने बात की एटॉमिक मॉडल के मुतालिक और उसने हमें एक न्यूक्लियर मॉडल दिया। और फिर क्वांटाइजेशन की भी उसने बात की कि ऑर्बिट्स जो हैं वो क्वांटाइज्ड हैं, ऑर्बिट्स के अंदर जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। तो ये बोहर एक बहुत बड़ा नाम है हमारी फिज़िक्स के अंदर। फिर मैक्स प्लांक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के हवाले से काम किया और क्वांटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था सबसे पहले इसी मैक्स प्लांक ने इंट्रोड्यूस करवाया और उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम था उसको बड़े सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। आइंस्टाइन ने इसी क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को फिर लाइट पे अप्लाई किया तो लाइट की फोटोन नेचर की बात की गई। डी ब्रॉय ने, जिस वक्त हम ये कहते हैं कि लाइट पार्टिकल पे मुश्तमिल है,
तो डी ब्रुगॉय ने बिल्कुल 180 के एंगल पे इसके अपोजिट सोचा। उसने कहा कि अगर लाइट वेव पार्टिकल के तौर पे बिहेव कर सकती है तो पार्टिकल के साथ भी एक वेव होनी चाहिए, पार्टिकल का भी एक वेव बिहेवियर होना चाहिए। तो यहाँ से उसने एक वेव की बात की। और हाइजेनबर्ग ने बहुत कमाल का काम किया। एक्चुअल जो ओल्ड साइंटिस्ट थे वो ये समझते थे क्लासिकल फिजिक्स में ये कहा जाता था कि अगर हम किसी सिस्टम की पोजीशन और मोमेंटम एग्जैक्टली 100% एक्यूरेसी के साथ मालूम कर लें तो हम उस सिस्टम के मुतालिक, चाहे वो एक एटम है चाहे वो एक यूनिवर्स है, हम ये कह सकते हैं कि ये यूनिवर्स 100 साल के बाद कहाँ पे होगी। इसको हम डिटर्मिनिज्म कहते हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग ने कहा कि ऐसा नहीं है, डिटर्मिनिज्म नहीं है, देयर इज़ अनसर्टेनिटी। उसने कहा कि हम 100% एक्यूरेसी के साथ साइमल्टेनियसली इन दो क्वांटिटीज़ को या इन दो क्वांटिटीज़ को, एनर्जी और टाइम को मेजर नहीं कर सकते। इसमें एच कट के बराबर जो h/2π के इक्वल है, लाजमी तौर पे अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो ये कुछ मैंने ऐसे लोगों की बात की है, लेकिन बहुत से नाम हैं जिन लोगों ने इस 20th सेंचुरी की फ़िज़िक्स को बनाने में काम किया। तो व्यूवर्स, यहाँ पे फिर हम मजबूर हो जाते हैं इन एक्सपेरिमेंट्स को देखते हुए कि हम एक नई फ़िज़िक्स की बात करें, और वो फ़िज़िक्स है मॉडर्न फ़िज़िक्स। कोई शक नहीं, हम कह सकते हैं कि इट इज़ फिज़िक्स ऑफ 20th सेंचुरी एंड आफ्टर। और मॉडर्न फिज़िक्स की जो बिल्डिंग है वो दो पिलर्स पे है। एक है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स और दूसरी है क्वांटम मैकेनिक्स। इनके हवाले से आगे चल के हम एक ब्रीफ व्यू आपको देंगे। तो आगे चलते हैं। हम कह सकते हैं कि मॉडर्न फिज़िक्स ग्रू कहाँ से वजूद में आई। एक्चुअल इट ग्रू आउट ऑफ फेलियर ऑफ क्लासिकल फिज़िक्स। और फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स हमें कहाँ से आई? विच फाउंड सम क्वांटम रेमेडीज। अगर हम ये चाहते थे कि क्लासिकल फिजिक्स उन लॉज की बात, उन एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन कर सके जो 20th सेंचुरी में हुए, तो फिर डेफिनेटली उसको अपने अंदर तब्दीली लानी थी और हमें स्विच ऑन होना था एक क्लासिकल फिजिक्स से मॉडर्न फिजिक्स की तरफ। तो उसमें प्लांक हाइपोथेसिस थी, जहाँ से हम क्वांटाइजेशन की तरफ आए हैं। फिर वेव पार्टिकल डुअलिटी बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें अगर हम एक वेव के पार्टिकल बिहेवियर की बात करते हैं तो पार्टिकल के वेव बिहेवियर की बात भी की जा सकती है। ये सिमेट्री भी डिमांड कर रही थी, तो बहरहाल इसके मुतालिक लोगों ने बात की। और वेव पार्टिकल डुअलिटी से फिर हम जनरेटेड न्यू आइडियाज़ लाइक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की तरफ हम आए हैं, और फिर क्वांटम स्टैटिस्टिक्स को हमने देखा है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक्चुअल आने वाले लेक्चर्स में हम इनको डिटेल से इनको मुतालिक बात करेंगे कि कैसे हम एक ओल्ड फिज़िक्स जो है वो फेल हो रही है और एक नई फिज़िक्स जो है वो वजूद में आ रही है। अच्छा, इसी वजह से हम यूँ भी बात कर सकते हैं कि मॉडर्न फिज़िक्स was launched by experiments such as photoelectric effect and Compton effect, and then black body radiations. Or black body radiations led to radiation curves. हमने उनके मुतालिक बात की, वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात की, और 3K बैकग्राउंड रेडिएशन, यानी जिस वक्त यूनिवर्स बनी, बिग बैंग हुआ, उस वक्त से ये यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है, और ये 3K बैकग्राउंड रेडिएशन से हमें बिग बैंग के होने का एक प्रूफ मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनसे हम देखते हैं कि मॉडर्न फिज़िक्स तक हम पहुँचे हैं। और एक यूँ हो सकता है मॉडर्न फिज़िक्स स्टार्टिंग विद बोहर थ्योरी, वहीं से हम क्वांटाइजेशन की तरफ आए, और हमारे क्वेश्चन थे जिनका आंसर हमें क्लासिकल फिज़िक्स से नहीं मिल रहा था, तो फिर बोहर ने एक मॉडल बनाया दैट लेड टू, फिर क्वांटम नंबर्स तक हम आए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और बाकी क्वांटम नंबर, उनकी हमने बात की। और स्टार्टेड एनालिसिस, हमने क्वांटम नंबर से फिर हाइड्रोजन एनर्जीज़ की बात की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हमने एक्सप्लेन किया, और एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ हम आए, और फिर पीरियोडिक टेबल तक हम पहुँचे। ये सारा मतलब इनको हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये सब
ड्यू टू मॉडर्न फिज़िक्स। और एक यूँ भी हो सकता है कि मॉडर्न फिज़िक्स नेचर को डिस्क्राइब करती है विद वेव फंक्शन, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन में टू डिस्क्राइब फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और फंडामेंटल फोर्सेस हैं। फिर आगे इन्हीं से एप्लीकेशन चलती हैं। तो इस वे से भी हम मॉडर्न फिज़िक्स की बात कर सकते हैं। तो ये जो 4 वे से हमने बात की है मॉडर्न फिज़िक्स की, इन्हीं 4 वे से हम आने वाले लेक्चर्स में मज़ीद डिस्कशन जो है वो भी करेंगे। एनी हाउ, तो कंक्लूडिंग हम ये कह सकते हैं कि क्लासिकल फिज़िक्स किन सिचुएशन में फेल हुई। क्लासिकल फिज़िक्स फेल्ड टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और कॉम्पटन स्कैटरिंग, लाइन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम एंड वेव प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन। और रेमेडीज़ फिर कहाँ से आई, उसमें हमें कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाने पड़े। फोटॉन का कॉन्सेप्ट आया। अगर हम कहते हैं कि वेव की पार्टिकल नेचर है, तो फिर पार्टिकल कौन सा है, वो फोटॉन है। उस फोटॉन की एनर्जी क्या है वो हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं। फोटॉन का मोमेंटम इस इक्वेशन से आएगा। और वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, अब यहाँ पे जब हम ये कहते हैं कि एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड है, तो डी ब्रॉय ने बाकायदा उस वेव की वेवलेंथ की बात की जो लैम्डा इक्वल एच ओवर पी, एच ओवर एम वी थी। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जिसके 2 फॉर्म्स हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि हम डिटर्मिनिज्म से अनसर्टेनिटी की तरफ आते हैं। हम अपने प्रेजेंट को सामने रखते हुए हम फ्यूचर की बात नहीं कर सकते। इस बाउंड किया हमें हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। बड़ा मार्वलस काम है, हम इसके मुताबिक डिटेल से पढ़ेंगे। फिर वेव फंक्शन है जो श्रोडिंगर ने इंट्रोड्यूस करवाया एक पार्टिकल के वेव बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट था कि एक पार्टिकल के साथ भी एक वेव मौजूद है। तो उस वेव से हम पार्टिकल के बिहेवियर को की बात करते हैं। हम कहते हैं जिस तरीके से एक वेव के साथ एक पार्टिकल मौजूद है तो वेव पार्टिकल को कंट्रोल करती है। यहाँ पे जिस वक्त हम डी ब्रॉय की बात करते हैं कि एक पार्टिकल की वेव नेचर है, तो यहाँ पार्टिकल गाइड करता है वेव को। तो उस पार्टिकल के वेव बिहेवियर को स्टडी करने के लिए एक फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया गया और जिसको हम वेव फंक्शन कह देते हैं। इसके मुतालिक बात की जाएगी और श्रोडिंगर इक्वेशन की बात की जाएगी। यहाँ से हम देख सकते हैं कि कैसे किस रेलम के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स काम करती है और कहाँ पे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स काम करती हैं। तो देखिए इस डायरेक्शन में जिस वक्त हम चलेंगे बहुत कम स्पीड है, लेस देन वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो हम मौजूद हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स 2 जगह काम करती है। जिस वक्त स्पीड बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, या साइज़ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम, तो उस वक्त हम कहते हैं कि क्लासिकल फिज़िक्स के जो लॉज हैं वो हमें अच्छा रिजल्ट देते हैं, यानी ऐसा रिजल्ट देते हैं कि जिससे हम गुजारा कर सकते हैं। गलती इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम उसको डाइजेस्ट ना कर सकें। लेकिन जिस स्पीड बढ़ती है और वो कंपेरेबल हो जाती है टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, या साइज़ बहुत छोटा हो जाता है, हम एटॉमिक रेलम में आ जाते हैं, एटॉमिक साइज़ पे जिस वक्त चीज़ें आ जाती हैं, तो उस वक्त फिर क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज जो वो फेल हो जाते हैं। स्पीड होगी तो हम फिर इलेक्ट्रिस्टिक मैकेनिक्स में आ जाएंगे, और अगर साइज़ छोटा होता जाएगा तो हम क्वांटम मैकेनिक्स में एंटर हो जाएंगे। और इन दोनों को जिस वक्त हम इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास क्वांटम फील्ड थ्योरी वजूद में आ जाती है। तो आने वाले लेक्चर्स में हम इन्हीं के हवाले से अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।